नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जनरल साइंस की 10 एमसीक्यू डेली सीरीज को, और इस सीरीज की ये 12th वीडियो है। इससे पहले कि अगर वीडियोस आप नहीं देखे या देखना चाहते तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। ये जो सीरीज है आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट एग्जाम्स दे रहे हो, या कोई भी सीयूईटी कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग, रेलवेज, एसएससी वगैरह, सब में ही इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 10 एमसीक्यूज रिलेटेड टू साइंस, क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे। और अपना वीडियो के एंड में जितना स्कोर हो रहा है आउट ऑफ 10 वो भी ज़रूर कमेंट में दिखिएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रिंट, है ना, प्रिंट टेक्नोलॉजी बेसिकली। तो प्रिंट का फुल फॉर्म क्या है, तो पार्टिकल रेप्लिकेशन इन नॉन वेटिंग टेम्पलेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या चीज के लिए है, तो इट इज अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रेफर्स टू डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए कोड्स। सेकंड ऑप्शन है, इट्स अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड रेफर्स टू अ न्यू टेक्निक ऑफ कॉम्बैटिंग एयर पोल्यूशन। इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड, या फिर नन ऑफ देम। तो जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है, पार्टिकल रेप्लिकेशन इन नॉन वेटिंग टेम्पलेट्स टेक्नोलॉजी जो है, ये बेसिकली आर्टिफिशियल ब्लड बनाने में बहुत काम होता है। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आर्टिफिशियल मतलब ब्लड बनाने में, मटेरियल साइंस में, ड्रग डिलीवरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं एक बेसिक मॉडल है प्रिंट टेक्नोलॉजी में। बेसिकली सिलिकॉन मास्टर होता है, ठीक है, और उसमें एम्प्टी मोल्ड, ये मोल्ड टेक्नोलॉजी है बेसिकली, जैसे सांचा होता है। ठीक है, उसमें जो भी हम लोग को रेप्लिकेट करना है, अगर हम लोग को डीएनए करना है तो डीएनए कर सकते हैं, ब्लड करना है, इरिथ्रोसाइट्स करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसको फिल कर देंगे, उसके बाद उसको सॉलिडिफाई होने के रखा जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इंडिविजुअल उसको निकाला जाएगा। तो ये बेसिकली एक बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत इसके एडवांसमेंट अभी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि विच ऑफ दिस फ्लूइड्स हैज हाईएस्ट विस्कोसिटी, वाटर, हनी, ब्लड, एयर। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए विस्कोसिटी क्या होता है। तो विस्कोसिटी बेसिकली इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेसिस्टेंस टू फ्लो। तो देखते होंगे अगर फर्श पे पानी गिरा हो तो वो क्या होता है, वो चारों तरफ बहुत आसानी से फैल जाता है। लेकिन वही अगर कंपैरिजन किया करा जाए, अगर फर्श पे ब्लड गिरा हो या फिर हनी गिरा हो, तो वो क्या उतना इजीली फ्लो कर पाता है जितना पानी फ्लो कर पाता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये होता है विस्कोसिटी, एक सरफेस फेनोमेना। ठीक है, तो देखते होंगे कि पानी का जो होता है विस्कोसिटी, वो हम लोग वन, एक रेफरेंस पॉइंट के लिए 1 मान के चले। ठीक है, हनी जो है वो 200 टाइम्स मोर विस्कस है देन वाटर। ब्लड जो है 2.7 टाइम्स है। एयर जो है सबसे कम विस्कोस, इसीलिए वो आसानी से फ्लो हो जाता है ना, क्योंकि वो गैसियस सब्सटेंस है बेसिकली, और ये तो लिक्विड हो गया। तो सबसे ज्यादा जो है विस्कोसिटी इन गिवन ऑप्शंस में वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हनी। इसीलिए अगर आप हनी को गिराते हैं तो बहुत इजीली वो फैलता, स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो वो इसीलिए क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो आप अलग अलग ऑयल के साथ कर सकते हैं, इंजन ऑयल, मोबिल, इन सबको देख सकते हैं, आप विस्कोसिटी को समझ सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, 8-9 से ही पढ़ाया जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेसिक जो है लॉ मैं बता देता हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब लाइट इंसिडेंट होता है कोई भी एक प्लेन सरफेस पे, तो उसको मेनली इंसिडेंट रे कहा जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, जब भी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। रिफ्लेक्ट बैक यानी बाउंस बैक होगा। ठीक है, और वो जो रिफ्लेक्ट बैक होगा उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक है, और एक जो है बीच में एक नॉर्मल लाइन, इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल होता है। ठीक है, जो कि प्लेन से बेसिकली 90 डिग्री पे होता है।
ठीक है। तो एंगल ऑफ जो बेसिकली अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है वो उसको हम लोग एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाता है। तो सबसे पहला जो लॉ है अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई का वैल्यू 45 है तो एंगल आर का भी वैल्यू 45 होगा। ठीक है, तो ये पहला लॉ है। और दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देख सकते हैं कि इसका तीनों का जो इंटरफेस है वो सेम है, सेम प्लेन पे है। तो ये हो गया हमारा दूसरा लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला ऑप्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर to resist the flow of charges known as। ठीक है, what is the property of a conductor to resist the flow of charges known as। यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर दिया है resist the flow, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये बेसिकली हम लोग लाइफ में यूज करते हैं, आपने कभी ना कभी ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कहीं देखा होगा। ठीक है, और ये जो होता है सिंबल होता है फॉर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ये जो सिंबल है वो बेसिकली वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए ये सिंबल है, जिसमें एक एरो आ जाता है, जिसको रियोस्टेट भी कहा जाता है। तो रेसिस्टेंस बेसिकली क्या है, रेसिस्टेंस is the property of the conductor to resist the flow of charges। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में रोकता है। ठीक है, और रेसिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन मटेरियल एट ए गिवन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मेटल एंड एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम बेसी करेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर सेम है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो जो हो गया कंडक्टिविटी हो गया। ठीक है, एल जो हो गया हमारा लेंथ, वो वायर का लेंथ पे डिपेंड करता है। और एरिया जो हो ए हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन है विद एरिया, लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, और जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो होता है ओम्स। ठीक है, ओम्स, इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे कि while passing over an obstacle a light ray slightly bend around the corner, the phenomena is known as। ठीक है, ये भी फिजिक्स से ही है कि while passing over an obstacle a light ray slightly bends around the corner। ठीक है, तो the phenomena is known as what, scattering, polarization, diffraction या refraction। तो आप इस फोटो से ही पता चल जाएगा आपको। डिस्पर्सन जो, जैसे कि जब प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो ये अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है ना। जैसे व्हाइट लाइट क्या है, व्हाइट लाइट जो है 7 रंगों से बना हुआ है, वो होता है विबज्योर, आपने पढ़ा होगा रेनबो में। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो इसको मेनली डिस्पर्सन कहा जाता है। ये बेसिकली क्या है, प्रिज्म। दूसरा जो होता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, जब भी एक ऑब्स्टेकल आता है तो वो क्या होता है, बेंड हो जाता है अराउंड द कॉर्नर्स। ठीक है, ये देख सकते हैं इसी को ही, तो यही क्वेश्चन पूछा है, व्हाइल पासिंग ओवर एन ऑब्स्टेकल अ लाइट रे स्लाइटली बेंड अराउंड द कॉर्नर। तो इस फेनोमेना को मेनली डिफ्रैक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। रिफ्रैक्शन जो है आपने देखा ही होगा, जब हम लोग पेंसिल, मान लीजिए ग्लास में पेंसिल, ये ग्लास में पानी है और उसमें हम लोग पेंसिल रख रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, हम लोग को लगता है कि पेंसिल जो है वो टूट गया, ऐसा लगता है ना। तो बेंडिंग ऑफ जो बेंडिंग वाला फेनोमेना है ना, तो वो होता है ड्यू टू रिफ्रैक्ट, ये होता है, इसी को मेनली रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंसिंग ऑफ लाइट हो जा रहा था, बाउंस बैक कर जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन में बेसिकली बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इन सब को मेनली कहा जाता है, अलग अलग फेनोमेना आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। फिलहाल इसका सही जो आंसर है वो है डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 10th की साइंस का जब मैं पढ़ाया हूँ उसमें आपको सारा डिटेल में, सारे ही फेनोमेनस के बारे में मैंने डिटेल में बताया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। 6 क्या है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आर ए मिलिकमैन, अर्नस्ट रदरफोर्ड, एस एन बोस या वर्नर हाइसेनबर्ग। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा
स्पेशली केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फिजिक्स का भी ये कंसेप्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था? तो हाइसेनबर्ग ने दिया था, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये एक जर्मन फिजिसिस्ट है, ठीक है। और इसमें इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया कि वी कैन नॉट मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विद एब्सोल्यूट प्रिसीजन, ठीक है। हम लोग एक किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते विद एक्यूरेट प्रिसीजन, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम लोग पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे तो मोमेंटम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर मोमेंटम करेंगे तो पोजीशन नहीं होगा। दोनों एक साथ में कभी भी साइमल्टेनियसली कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। और इसी के लिए एक इक्वेशन डिराइव किया गया था। डेल्टा एक्स जो है वो बेसिकली पोजिशन, अनसर्टेनिटी अबाउट पोजीशन के बारे में बताता है, ठीक है, पोजीशन के बारे में। और डेल्टा पी जो है वो मोमेंटम के बारे में बताता है। मोमेंटम आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी क्या होता है? एम इंटू डेल्टा वी, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहा जाता है। इज ग्रेटर इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। और एच जो होता है बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये 11th में मेनली पढ़ाया जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी भी एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्या ये रिप्रेजेंट करता था? इट रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में ये मेनली कहा जाता है, ठीक है। तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ आएगा। इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है फिलहाल इसका सही आंसर है, वर्नर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है कि पोजीशन और मोमेंटम एक सब एटॉमिक पार्टिकल का हम लोग साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली नहीं बता सकते, बस इतना ही आपको याद रखना है। ये अगर फॉर्मूला याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ ए वॉच, ठीक है। स्प्रिंग ऑफ ए वॉच में कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होता है? काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट या केमिकल? तो ऑब्वियसली हीट एंड केमिकल लगता ही नहीं है। काइनेटिक क्या होता है? जब कोई भी मोशन में होता है, मूविंग होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ ए वॉच, तो ये क्या हो जाएगा? बचेगा क्या आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन रिलेटेड टू द अदर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो पोजीशन पे, साइज पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, शेप पे डिपेंड करता है मेनली। तो जैसे देख सकते हैं रोलर कोस्टर, ठीक है, डैम में जो पानी रोका जाता है, एप्पल्स पेड़ पे जो फल लगे होते हैं, बो एंड एरो में, ये जो स्लिंग शॉट में होता है, ये सारे क्या है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है। और इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ये भी आपको याद रख सकते हैं, mgh, ठीक है। मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, ठीक है। हाइट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद रेस्टोरिंग फोर्सेस सच एज स्प्रिंग और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मान लीजिए आप कोई पत्थर को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर में क्या होगा? ऊपर में जो हमारा सबसे हाइट पे, यहाँ पर हाइट जो होगा मैक्सिमम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सबसे हाईएस्ट होगा। और यहाँ पे क्या हो गया? हाइट जो है वो जीरो हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली आपने क्लास 9th के फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, हायर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी फिलहाल इसका सही आंसर है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करेंगे। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ जर्मन सिल्वर एलॉय? बहुत ट्रिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। और ये जर्मन सिल्वर में एक हिंट मैं बता देता हूँ कि इसमें सिल्वर ही प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें लगता है, जैसे कि हमारे जो पेंसिल्स होते हैं जिससे हम लोग लिखते हैं, वो कहा जाता है कि लेड पेंसिल में कितना परसेंट लेड होता है। एक्चुअली में उसमें 0% लेड होता है, ग्राफाइट प्रेजेंट होता है ना। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ट्रिक क्वेश्चन होता है, जैसे सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, सिल्वर, बिस्मथ, सिल्वर, टीन, कॉपर, निकल, जिंक। जिसमें भी सिल्वर है उसको आप डिलीट कर दीजिए, बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, कॉपर, निकल और जिंक, ठीक है। और इसमें कॉपर जो होता है बेस मेटल होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में होता है 60%, बाकी निकल और जिंक जो होता है 20% ईच होता है, ठीक है। अब ये सारे यूटेंसिल्स, अलग अलग डेकोरेटिव एंटिक्स आइटम्स, बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ होती है सजाने के लिए, ये सारी यूज़ की जाती है ना। तो ये आप देखे होंगे मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये सिल्वर से चीप होता है, ठीक है। और लेकिन एक्चुअल में लगेगा इसका कलर, टेक्सचर वगैरह देखिए कि एक्चुअली ये सिल्वर ही है, ठीक है। तो ये इसी को मेनली जर्मन सिल्वर कहा जाता है। कॉपर, निकल और जिंक से बना होता है, जिसमें कॉपर जो होता है बेस मेटल होता है 60%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे। व्हाट इज ए क्लोरम फेनिकॉल?
it is an antibiotic, it is an antiseptic, it is an antacid, it is an analgesic। सबका मतलब पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स मतलब क्या है? एंटी का तो मतलब पता ही होगा, अगेंस्ट। बायोटिक मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस, इन सब की बात की जा रही है। एंटीसेप्टिक्स जो होता है जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो जाता है मेनली, तो अगेंस्ट इन्फेक्शन के लिए होता है। एंटासिड्स यानी जो एसिडिटी को कम करता है, एसिड अगर कंटेंट बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया जाता है ना। फिर होता है एनाल्जेसिक, बेसिकली ये होता है दर्द कम करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं। तो क्लोरामफेनिकोल बेसिकली क्या है? तो क्लोरामफेनिकोल बेसिकली एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो हम लोग जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेते हैं कोई भी बीमारी के लिए, तो क्लोरामफेनिकोल बेसिकली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक्स भी दो तरह से होते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले होते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम वाले होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत अलग अलग बीमारियों के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि पैरासीटामोल जो हो गया वो बहुत अलग अलग, अगर दर्द है, सिर दर्द भी है, बॉडी में दर्द है या बुखार है, तो हम लोग उसको खा लेते हैं, ठीक है, उससे ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब एक स्पेसिफिक कॉज के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। क्लोरामफेनिकल के ज्यादातर आई ड्रॉप्स आते हैं, जैसे जब कंजक्टिवाइटिस वगैरह होता है, पिंक आई वगैरह, या इन्फेक्शन हो जाता है आंखों में, तो क्लोरामफेनिकल के आई ड्रॉप्स बहुत सारे मिलते हैं। फिर बहुत सारे टाइफाइड, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर, इन सब में भी क्लोरामफेनिकल के टैबलेट्स जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज किए जाता है। फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरामफेनिकल इज बेसिकली एन एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करेंगे कि वेयर इन द ह्यूमन बॉडी इज द स्टेपाइडस मसल सिचुएटेड? नोज, ईयर्स, लेग एंड आईज, ठीक है। तो आपको पता होगा ईयर में हमारी तीन छोटे छोटे हड्डियां प्रेजेंट होती है, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। और स्टेप्स से ही आपको याद रखना है, स्टेपाइडस यहाँ से ही मेनली होता है स्टेप। तो स्टेप्स जो है हमारा सबसे छोटा हड्डी होता है, पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा हड्डी होता है। सबसे बड़ा हड्डी क्या कौन सा होता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये हमारा ह्यूमन ईयर है। ये जो हो गया हमारा तो आउटर ईयर होगा, जिसमें ये जो हम लोग को बाहर से दिखता है वो बेसिकली पीना कहा जाता है, ठीक है। फिर ये मिडिल ईयर हो जाता है। फिर मिडिल ईयर के बाद में जो कॉकलिया आता है वो बेसिकली इनर ईयर में आता है, ठीक है। तो मिडिल ईयर में ही तीन हड्डियां प्रेजेंट होती है, मेलस, इनकस, स्टेप्स। और जो स्टेपाइडस मसल्स है वो भी एक स्मॉलेस्ट मसल है हमारा, स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल्स इन द एंटायर बॉडी लोकेटेड इन द मिडिल ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपाइडस मसल सबसे स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल्स भी है, साथ ही साथ स्मॉलेस्ट हड्डी भी है हमारा जो है स्टेप्स, वो भी दोनों ही कान में प्रेजेंट होता है। तो ये stapedius muscle originate from the cone shaped structure in tympanic cavity and each ear then extend to the stapes bone। तो बेसिकली ये कनेक्ट करता है हमारा आउटर ईयर और मिडिल ईयर को, ठीक है, कनेक्शन बनाता है बिटवीन द आउटर ईयर एंड द इनर ईयर, ठीक है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईयर्स, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपका कितना स्कोर है आउट ऑफ 10 वो जरूर से जरूर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके अपना स्कोर, कोई भी सजेशंस, डाउट हो कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।